हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ परिभाषाएं, एलिमेंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसका मात्रक क्या होता है, कौन सा टर्म कहां पर किसके लिए, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है कि मैग्नेटिक सर्किट के लिए है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, जो कि किसी भी वनडे टेक्निकल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक एलिमेंट बांटे गए हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट बांटे गए हैं? एक एलिमेंट रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध, या रजिस्टर की एग्जैक्ट हिंदी बात करें तो प्रतिरोधक, ये हो जाएगी रजिस्टर यानी प्रतिरोधक। ठीक। दूसरा एलिमेंट अगर देखा जाए तो वो होता है इंडक्टर यानी कि प्रेरक, और तीसरा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ये हम लोग के बेसिक तीन एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है और इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, जो पहला एलिमेंट रजिस्टर है, ये कहा जाता है कि कोई भी एलिमेंट, जितने भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व हैं, सामान्यता पर सभी रजिस्टर ही होते हैं। अब ये हुआ क्या? ये एक ऐसा मटेरियल होगा जो अपने अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करने वाला है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित होंगे तो उससे क्या होगी? धारा बहेगी, यानी ये क्या है? धारा का विरोध करेंगे। ठीक। जो भी प्रतिरोधक होंगे वो धारा का विरोध करने का गुण रखेंगे, और वही जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को, इसके अंदर जो गुण है धारा के विरोध करने का, उसी गुण का नाम होता है रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक। तो रजिस्टर एक मटेरियल है, पदार्थ है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होगी धारा के विरोध करने की, वही प्रॉपर्टी कहलाएगी रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से। ठीक। फिर ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। जितनी भी चीजें धारा का विरोध करेंगी उन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे रो क्या है, एल क्या है और ए क्या है, हमको ये देखना होता है। तो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली हम लोग चालक की बात करते हैं, तो चालक जो है उसी की लंबाई, एल जो है यहाँ पर चालक की लंबाई होगी, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये चालक कुछ इस प्रकार का है, तो अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो ये क्या है? बेलनाकार आकृति है। तो यहाँ पे हम लोग बेलन नहीं लगाएंगे, हम लोग जब एरिया की यहाँ ए की बात करेंगे तो वो होता है क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। अगर इसको काट दिया जाए तो अब आपको सामने से क्या दिख रहा है? एक वृत्त दिख रहा होगा। ठीक। ये क्या है? वृत्त के जैसे दिख रहा है, वही बेलन है, तो इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन काटोगे तो क्या दिखेगा आपको? वृत्त दिखेगा। तो यहाँ पे हमें उसका क्षेत्रफल रखना होता है, यानी पाई आर स्क्वायर रखा जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए कि चालक एक रॉड के जैसे है, रॉड का मतलब है कुछ इस प्रकार से है, ये से, तो जब आप इसको काटोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये सामने वाला भाग यानी आयत के रूप में दिखेगा। तब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? आयत का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। तो यहाँ पर जो L है ये लेंथ होती है कंडक्टर की, A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है। अब बात आती है रो। ये रो क्या है? तो रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ? अगर एल्युमिनियम का चालक है तो एल्युमिनियम का चाहे 100 मीटर लंबा हो और चाहे वो 1 मीटर लंबा हो, उसके लिए रो का एक कांस्टेंट मान, एक निश्चित मान ही रहने वाला है। तो रो की वैल्यू पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मटेरियल और
टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, इसके अलावा किसी चीज पर निर्भर करने वाला नहीं है। ठीक, जाओ दरवाजा यार पूरा हिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं इंडक्टर, प्रेरक के बारे में। अब प्रेरक क्या होगा, कैसे बनेगा, ये देख लेते हैं। तो कोई भी निश्चित लंबाई का तार है, कोई भी तार ऐसे है, ठीक, चालक, ठीक, कोई भी चालक है, अगर इस चालक को किसी आधार के परिता, आधार क्या, कुछ भी हो सकता है, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, या कोई भी आधार ना हो, मतलब वायु को ही आधार मान लिया जाए, उसी के परिता हम चालक को व्रैप कर दे या फिर लपेट देंगे, तो जो फिनोमिना मिलने वाला है वो कहलाएगा इंडक्टर। मतलब कि चालक ऐसे था, उसको जब लपेटा गया, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई आधार है, लकड़ी हो गया फॉर्मल, इस पर हम लोगों ने ऐसे चालक को क्या किया, लपेट दिया। ठीक, जब इस लकड़ी को बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है, यानी वायु के परिता अगर हम मान लेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संकेत हो जाता है इंडक्टर का। ठीक है, और लिखते किस अक्षर से, इसको कैपिटल एल से, इसकी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस यानी कैपिटल एल से लिखते हैं, उस पर किया जा रहा है। तो ये कोई भी चालक था, उसको हम लोगों ने आधार, किसी भी चीज को आधार मान के उसके परिता लपेट दिया, तो जो संरचना बनी वो कहलाई इंडक्टर। तो जैसे रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉपर्टी किसकी थी, रेजिस्टेंस की, ऐसे ही जो इंडक्टर है इसके अंदर प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रेरकत्व की, यानी इंडक्टेंस। प्रेरकत्व मतलब इंग्लिश में बोलेंगे उसको, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाने वाली है। अब ये क्या है प्रॉपर्टी, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। जबकि जो प्रतिरोध था ये क्या कर रहा था, धारा का विरोध कर रहा था, नहीं, जो प्रतिरोध धारा बहने ही नहीं देगा। जबकि जो प्रेरकत्व है ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चालक तार है, ठीक, अगर वो उसको हम लोगों ने मोड़कर इंडक्टर बना दिया लपेटकर, तो इंडक्टर ऐसे ही बना, इंडक्टर बनने की वजह से उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी इंडक्टेंस की। अगर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ गई तो अब उस इंडक्टर में अगर 4 एम्पियर की धारा बह रही है तो वो उसको ना बढ़ने देगा ना घटने देगा, दोनों ही, क्योंकि लिखा गया क्या, परिवर्तन, तो परिवर्तन बढ़ना भी परिवर्तन है और घटना भी परिवर्तन है। तो उसमें धारा अगर परिवर्तित होगी तो उसका ये क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास है, इंडक्टर के पास है, और उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक, अब जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एल से, और एल बराबर फार्मूला होता है n phi अपॉन i, n phi अपॉन i, और इसका मात्रक, प्रेरक का प्रेरकत्व, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है, तो इंडक्टेंस का जो मात्रक है वो हो जाता है हेनरी, मात्रक हो जाएगा हेनरी। ठीक, ये हेनरी को हम लोग h से भी लिख देते हैं। तो ये हो गया इंडक्टेंस का फार्मूला, L बराबर n phi अपॉन i। ठीक, चलिए अब अगले एलिमेंट की बात करते हैं, जो है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या है, कैसे बनेगा, तो दो आवेश हम लोग के पास हैं, दो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर चार्ज है तो किसी न किसी धातु भाग पे होंगे, तो मान लिया कि दो प्लेटें थी, उन्हीं दोनों प्लेटों पर, एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर ऑटोमेटिक इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही किसी परावैद्युत माध्यम, ये इसको बोला गया परावैद्युत माध्यम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से अलग हो रहे हैं, दो प्लेटें थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पर नेगेटिव था, ये दोनों प्लेटें आपकी परावैद्युत माध्यम से क्या हो रही हो, अलग हो रही हो, तो ये जो संरचना बनी ये क्या कहलाएगी, कैपेसिटर कहलाएगी, संधारित्र कहलाएगी। ठीक, तो संधारित्र का जो संकेत है वो
इस प्रकार से बना दिया जाता है, दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, ये बन जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, तो रजिस्टर, इंडक्टर और तीसरा एलिमेंट कैपेसिटर हो गया। तो रजिस्टर के अंदर प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की, इंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी इंडक्टेंस की, ऐसे कैपेसिटर के अंदर भी प्रॉपर्टी होगी। वो क्या होगी ये हम लोग देखते हैं। तो जो कैपेसिटर है इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं धारिता, कैपेसिटेंस जिसको बोला जाता है धारिता। ठीक, धारिता का गुण होगा। अब ये गुण क्या है? ठीक है, तो ये गुण क्या करता है इसको भी ध्यान से समझिएगा। वोल्टता परिवर्तन का विरोध, वोल्टता परिवर्तन का विरोध, यानी वोल्टेज में ये चेंज होने नहीं देगा। जितना वोल्टेज है उतना ही रखेगा, ना तो उसको बढ़ाएगा ना उसको घटाएगा। अगर बढ़ता या घटता है वोल्टेज तो दोनों ही अवस्थाओं में ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस जो धारा का विरोध करेगा, इंडक्टेंस जो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, कैपेसिटेंस जो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करेगा। यूपीपीसीएल के एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि धारा परिवर्तन का गुण, धारा परिवर्तन के विरोध का गुण किसमें होता है? तो प्रेरक में होता है। ठीक, उस गुण का नाम क्या है? प्रेरकत्व है। वोल्टता परिवर्तन के विरोध का गुण धारिता कहलाता है, जो कैपेसिटर में होता है। अब जो ये कैपेसिटेंस है इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल सी से। ठीक, और सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अब ये डी क्या है, ए क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो डी है, डी ये होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। मतलब जो ये प्लेट है कितनी दूरी पर एक दूसरे पर से रखी गई है। ठीक, दूरी पर निर्भर। ठीक है, फिर ए मतलब एरिया। तो किसका एरिया? जो ये प्लेटें हैं, ठीक, उन प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा ए। अब बचा ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन को बोला जाता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, परमिटिविटी विद्युतशीलता। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान आपको हमेशा याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, इसको C से लिखेंगे और C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। और इसको हम लोग मापेंगे किस मात्रक में? फैरेड मात्रक में मापेंगे। ठीक, फैरेड है ना, फैराडे का रूल अलग है, ये मात्रक क्या है? फैरेड। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट थे, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसकी प्रॉपर्टी और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और टर्म थे वो हम लोगों ने इसमें इतना देखा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। ये जो इंडक्टर कैपेसिटर हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अंदर ऊर्जा को संचित करेंगे। यानी अगर पूछा जाए कि ऊर्जा को संचित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो उसमें हम लोग नाम लेंगे इंडक्टर का और कैपेसिटर का। उसमें हम लोग नाम लेंगे इंडक्टर का और कैपेसिटर का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आया। यानी इंडक्टर प्रेरक और ये संधारित्र, ये दोनों ही ऊर्जा संचित करेंगे। ये दोनों ऊर्जा संचित करेंगे। ठीक,
अब जो ये प्रेरक है, प्रेरक ऊर्जा को जो संचित करेगा ये करेगा किसके रूप में? धारा के रूप में। ये धारा के रूप में संचित करेगा, जबकि जो संधारित्र है ये वोल्टता के रूप में संचित करेगा। क्योंकि देखिए इनके अंदर प्रॉपर्टी किसकी है? कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर प्रॉपर्टी थी किसकी? कैपेसिटेंस की, जो क्या करता था? वोल्टता के परिवर्तन का विरोध। तो जो ऊर्जा को संचित किया वो वोल्टता के रूप में कर लिया। जो इंडक्टर था उसके अंदर प्रॉपर्टी थी इंडक्टेंस की, जो क्या करता था? धारा के परिवर्तन का विरोध। तो ये क्या करेगा? धारा के रूप में ऊर्जा को संचित करेगा। ठीक, अब जो ऊर्जा संचित करेगा वो किसी क्षेत्र में करेगा। तो किस क्षेत्र में? जो संधारित्र है ये वोल्टता के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, और किस क्षेत्र में करेगा? तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में करने वाला है। जबकि जो प्रेरक है ये धारा के रूप में ऊर्जा को संचित करेगा, और कहां करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में। तो आप जहां पर भी प्रेरक को देखिए तो प्रेरक आने के मतलब यही है कि उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक, क्योंकि ऑर्स्टेड ने अपना जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग प्रेरक बना, इंडक्टर बना, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 100% आ जाने वाली है। ठीक है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही ऊर्जा को संचित करेंगे। किस किस रूप में? संधारित करेगा वोल्टता के रूप में, वैद्युत क्षेत्र में, प्रेरक करेगा धारा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए रजिस्टर तो ठीक था जो धारा का विरोध करता, क्या प्रेरक और संधारित्र ये दोनों में धारा के विरोध का गुण नहीं हो सकता? तो यही चीज हम लोग की अगली डेफिनेशन निकल के आएगी, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रतिघात, यानी कि रिएक्टेंस। प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस अलग है। जो ऊर्जा संचित करने वाले एलिमेंट हैं, यानी कौन कौन से? प्रेरक और संधारित्र, उनके अंदर धारा विरोध का गुण, धारा विरोध का गुण जो होगा वो क्या कहलाता है? प्रतिघात कहलाता है। ठीक, ऊर्जा संचित करने वाले अवयव या एलिमेंट जैसे प्रेरक और संधारित्र में धारा विरोध का जो गुण है उसका नाम क्या दिया गया? प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, जो भी धारा का विरोध करेगा उसका मात्रक क्या लिख देंगे? ओम लिख दिया जाएगा। तो प्रतिघात का मात्रक भी क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यह आई कि अगर आपसे किसी ने कहा प्रतिघात, तो प्रतिघात तो आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि वो प्रेरक के लिए बोल रहा है कि संधारित्र के लिए बोल रहा है। तो इसी वजह से जो प्रतिघात है इसको दो भागों में बांटा गया, क्योंकि दो एलिमेंटों में पाया जा रहा है। ठीक, जो धारा विरोध का गुण है, संचित ऊर्जा करने वाले एलिमेंट कौन से हैं? दो, प्रेरक और संधारित्र। तो इसीलिए प्रतिघात को भी दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया प्रेरकीय प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दूसरे को बोला गया धारकीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, तो ये तो बोलने में हो गया। किसी ने बोला प्रेरकीय प्रतिघात, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये धारा के विरोध का गुण है प्रतिघात, और प्रेरकीय लगा है इसका मतलब किसके में है? प्रेरक में है। अगर किसी ने कहा धारकीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ धारा के विरोध का गुण है, और किसमें है? कैपेसिटर में है, यानी संधारित्र में है। ठीक है, फिर इसको सिंबलिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रतिघात को x से, प्रेरकीय प्रतिघात को लिखेंगे XL, L इंडक्टर के लिए था इंडक्टेंस। ठीक, और फिर प्रतिघात मतलब x था, और कैसा है प्रतिघात? धारकीय है, तो क्या हो जाएगा? XC हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा कि प्रतिघात क्या है? ये भी धारा विरोध का गुण है, प्रतिरोध क्या है? वो भी धारा विरोध का गुण है।
प्रतिघात कब होगा, किसमें होगा? प्रतिघात का मतलब है ऊर्जा को संचित करने वाले गुण अवयवों में ये गुण होगा कि वो भी धारा का विरोध करेंगे, उसी को बोला गया क्या? प्रतिघात। तो ये प्रेरक में भी हो सकता है और संधारित्र में भी हो सकता है। प्रेरक में हुआ तो प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल हो गया, संधारित्र में हुआ तो धारकीय प्रतिघात यानी एक्सी हो जाएगा। अब फार्मूला थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो एक्सएल बराबर फार्मूला हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल। ऐसे एक्सी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, और वही वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक, अब मात्रक में कंफ्यूज होना ही नहीं हमको, कि हम लोग को पता है जहां भी लिखा मिला धारा का विरोध, जहां धारा विरोध होगा वहां मात्रक एक ही रहने वाला है, और वो क्या रहेगा? ओम, इसका भी मात्रक, ओम, इसका भी मात्रक। ठीक, तो प्रतिघात का मात्रक भी क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिघात दो प्रकार का, प्रेरकीय और धारकीय। तो ये इतना चीज था, कुछ बेसिक डिफिनीशन जो हम लोग की इलेक्ट्रिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अलावा एसी सर्किट में प्रतिबाधा क्या है, अनुकार्यता क्या है, प्रवेशिता क्या है, इन सब चीजों को लेकर भी हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, जो कि हम लोग का वीडियो पार्ट 2 रहेगा। इतना टॉपिक समझिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।